हैं। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण और स्थायी शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया। अमेरिका ने गाजा के विकास के लिए $10 अरब की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये राशि गाजा में सामुदायिक केंद्र, आवास निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च होगी। इसके साथ ही दुनिया के 9 अन्य देश ने भी गाजा के विकास के लिए कुल $7 अरब की मदद देने की ऐलान की। समाचार एजेंसी के अनुसार गाजा के पुनर्निर्माण की ये योजना एक अंतर्राष्ट्रीय पीस बोर्ड के माध्यम से लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। गाजा के संपूर्ण पुनर्निर्माण के लिए करीब $70 अरब की व्यापक परियोजना तैयार होगी। अमेरिका के अलावा जिन 9 देशों ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, उनमें कजाकिस्तान, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और कुवैत शामिल हैं। इन देशों ने कुल मिलाकर $7 अरब देने का वादा किया। हालांकि शुरुआती चरण में ये राशि किन किन परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी तो सामने नहीं आई है। गाजा में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना तैनात की जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने 8000 सैनिक भेजने का ऐलान किया। खास बात तो यह है कि इस मिशन में इंडोनेशिया के पास डिप्टी कमांडर का महत्वपूर्ण पद रहेगा। इसके अलावा मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया ने भी गाजा में सेना भेजने के निर्णय ले लिया है। शुरुआती चरण में इन देशों के कुल 20,000 सैनिक गाजा में तैनात किए जाएंगे। इन सैनिकों का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी मिस्र को सौंप दी गई। मिस्र न केवल सैन्य प्रशिक्षण देगा, बल्कि सुरक्षा समन्वय की अहम भूमिका भी यहाँ पर निभाता हुआ नजर आएगा। बता दें कि पाकिस्तान भी गाजा में शांति जो है वो सेना भेजना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने संकेत दिए कि स्थिति का आकलन करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यदि पाकिस्तान इस मिशन में शामिल होता है तो शांति सेना की संख्या और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी। शांति सेना का मुख्य उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि हमास को निष्क्रिय करना और उसके लड़ाकों से हथियार सरेंडर कराना है। योजना के मुताबिक हमास के लड़ाके अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के सामने अपने हथियार सौंपेंगे। हालांकि अब तक हमास की ओर से प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि ये योजना सफल रहती है तो ये गाजा में दशकों से जारी हिंसा और संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम भी साबित हो सकता है। गाजा विकास परियोजना के तहत कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें सड़कों, हाईवे का निर्माण, बिजली और जलापूर्ति व्यवस्था का आधुनिकीकरण, अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक केंद्र, आवासीय कॉलोनियों का विकास एवं एक आधुनिक समुद्री पोर्ट का निर्माण शामिल है। ये पूरा सिस्टम पीस बोर्ड की निगरानी में विकसित किया जाएगा। विकास कार्य पूरा होने के बाद गाजा में लोकतांत्रिक चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव से पहले सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से पीस बोर्ड के नियंत्रण में रहेगी। इसका उद्देश्य निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुरक्षा चुनाव सुनिश्चित कराना है। ट्रंप की रणनीति गाजा में बड़े स्तर पर पैमाने पर आकर्षित करते हुए आर्थिक अवसर पैदा करना है, क्योंकि अब जो स्थिति है उसके बाद आर्थिक अवसर ही कहीं ना कहीं गाजा को बचा सकते हैं। फिलहाल विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जमीनी स्थिति जो है वो बेहद अलग है। पड़ोसी देश नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले आम चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव से पहले नेपाल की 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां एनसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए। इन घोषणा पत्रों में जहां घरेलू विकास, सुशासन और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया, तो वहीं विदेश नीति को लेकर भी रणनीति पेश की गई है। तीनों दलों ने पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत, संतुलित और व्यवहारिक संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहरा दी। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा आपको बता दें कि स्वतंत्र पार्टी की विदेश नीति को लेकर हो रही है, जिसने पारंपरिक कूटनीतिक सोच से हटकर एक नई दिशा को संकेत दे दिया। बता दें कि पूर्व काठमांडू नगरपालिका मेयर बालिन शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में संतुलित और गतिशील कूटनीति को अपनाने का संकल्प जताया। आरएसपी का ये कहना है कि नेपाल को अब केवल एक बार बफर स्टेट बनाकर नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि उसे दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच एक वाइब्रेंट ब्रिज यानी कि सक्रिय सेतु की भूमिका निभानी ही चाहिए। पार्टी ने आर्थिक साझेदारी, क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया, खासकर भारत और चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ। पार्टी के अनुसार बदलते वैश्विक शांति संतुलन और एशियाई अर्थव्यवस्था के उभार के बीच नेपाल को लचीली, सक्रिय और विदेश नीति अपनानी चाहिए, ताकि वह रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में आ पाए। आरएसपी ने घोषणा पत्र में भारत और चीन दोनों को विकास यात्रा का उल्लेख किया। पार्टी ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत ने डिजिटल, सार्वजनिक, उच्च गुणवत्ता वाली भौतिक परियोजनाओं, आर्थिक औपचारिकरण और औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नेपाल को इन अनुभवों से सीख लेकर अपने विकास रणनीति को मजबूती देनी चाहिए। साथ ही चीन के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए आरएसपी ने रियायती वित्त पोषण के जरिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे निर्माण, राज्य निर्देशित विकास योजना और अंतर प्रांतीय प्रतिस्पर्धा के मॉडल से सीख लेने की बात कही। पार्टी का मानना है कि इन दोनों देशों के अनुभव नेपाल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकते हैं। दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस और सीपीएन ने अपनी विदेश नीति में निरंतर काम करने की बात कही। दोनों दलों का मानना है कि नेपाल को अपनी संप्रभुता,
असंलग्न नीति, संतुलित कूटनीति के सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। नेपाली कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास साझेदारी को प्राथमिकता देने की भी यहाँ पर साफ तौर पर बात कह दी है। कुल मिलाके अभी जो स्थिति है उसमें कुछ भी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी अपनी विदेश नीतियों को लेकर लगातार कोशिशें हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब आपको बता दें कि 5 मार्च को होने वाले चुनावों को लेकर भी लगातार तैयारियां हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में स्थिति क्या कुछ बन सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि नेपाल के आम चुनाव को लेकर सत्ता परिवर्तन के जो संकेत हैं वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण विदेशी दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। 22 फरवरी से शुरू होने वाली इस यात्रा के दौरान वे सिंगापुर और जापान जाएंगे। ये दौरा उत्तर प्रदेश में निवेश, आधुनिक तकनीक, परिवहन और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी दुनिया की सबसे आधुनिक हाई स्पीड ट्रेनों में से एक मैग्लेव ट्रेन में सफर कर जापान की भविष्य की परिवहन तकनीक को करीबी से समझेंगे। मुख्यमंत्री योगी जापान यात्रा के दौरान 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे। ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरियों से ऊपर हवा में तैरती हुई चलती है, जिससे आपको बता दें कि घर्षण लगभग समाप्त हो जाता है और ट्रेन बेहद तेज गति के साथ दौड़ती है। ये तकनीक न केवल समय की बचत करती है बल्कि ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद उन्नत मानी जाती है। जापान में टोक्यो से बता दें कि नागोयो के बीच प्रस्तावित कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है, जिसे वर्ष 2027 तक शुरू करने की योजना है। यह परियोजना जापान की परिवहन क्रांति का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी आधुनिक हाई स्पीड रेल, उन्नत परिवहन ढांचे की संभावना को समझेंगे, ताकि भविष्य में प्रदेश में इस तरीके की परियोजनाओं को लागू किया जा सके। इस दौरे के दौरान मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लिए आधुनिक तकनीक, निवेश और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नए अवसर तलाशना है। जापान की मैग्लेव तकनीक को देखने और समझने के बाद राज्य में भविष्य की हाई स्पीड रेल परियोजनाएं, मेट्रो विस्तार, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की यह यात्रा प्रदेश में लॉजिस्टिक, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और शहरी परिवहन सुधार जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोल सकती है। इससे न केवल यात्रा समय घटेगा बल्कि उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जापान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर का दौरा करेंगे, जहां वे निवेशकों, उद्योगपतियों और व्यापारी संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में निवेशकों के अवसर, औद्योगिक नीति, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर चर्चा होगी। सिंगापुर वैश्विक वित्त, व्यापार और लॉजिस्टिक का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के आकर्षित करने के प्रयास होंगे। खासतौर पर IT, फिनटेक, स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर में साझेदारी को लेकर बातचीत भी यहाँ पर जो है वो फिलहाल देखने को मिलेगी। तो यात्रा आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले समय में इस यात्रा के बाद क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश की स्थिति में देखने को मिलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर एक बार फिर से तीखी राजनीति को लेकर लगातार बहस जो है वो यहाँ पर छिड़ी हुई है। बता दें कि अमेरिकी संसद के वरिष्ठ सदस्य और प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों के और वित्तीय सेवा समिति के प्रमुख सदस्य ब्रेड ने भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए जा रहे भारी टैरिफ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत को निशाना बनाने के लिए बहाने तलाश रहे हैं, जबकि उन्होंने अपनी तेल आयात नीति पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए। ब्रेड ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप प्रशासन को नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा है भारत पर रूसी तेल आयात के कारण शुल्क लगाया गया, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि हंगरी अपने कच्चे तेल का लगभग 90% रूस से आयात करता है, फिर भी उस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं। इसी तरीके से चीन, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उस पर भी रूसी तेल खरीद के कोई कारण सीधे प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हंगरी और चीन जैसे देशों पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो फिर भारत को ही क्यों निशाना बनाया गया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत अपने कुल कच्चे तेल आयात का केवल 21% हिस्सा ही रूस से खरीदता है। इसके बावजूद अमेरिका अपने एक सहयोगी देश पर बेतहाशा टैरिफ थोप रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत पर भारी शुल्क लगाने के बहाने ढूंढते हैं और यही नीति तुरंत बदली जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार है और ऐसे में उन पर दबाव बनाकर व्यापारिक दंड देना न केवल अनुचित है बल्कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। शेयरमैन ने चेतावनी दी है कि इस तरीके की नीतियां अमेरिका की दीर्घकालिक हितों के खिलाफ जा सकती हैं और वैश्विक व्यापार संतुलन को और अधिक अस्थिर बना सकती हैं। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपने टैरिफ नीति को गेम चेंजर बताते हुए साफ तौर पर इसका उदाहरण दिया। वो जैसे पहले कहते थे वैसे ही अब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ नीति की वजह से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ है और अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि
चीन और हंगरी जैसे देशों पर टैरिफ कुछ भी असर नहीं कर रहा, यानी कि अमेरिका उन पर टैरिफ नहीं लगा रहा, लेकिन बहाने ढूंढकर भारत पर टैरिफ लगाने की जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी और समझी जा सकती है। भारत पर टैरिफ लगाने के मुद्दे पर यह मामला जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। काफ़ी प्रतिक्रिया जो है वो अब तक इस मामले पर लगातार सामने आ चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रतिबंध का वो पालन करता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कुल मिलाकर अमेरिका में भारत पर टैरिफ को लेकर उठी ये बहस आने वाले समय में दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों पर असर जरूर डाल सकती है और ऐसा आने वाले समय में देखने को भी मिल सकता है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई को लेकर अगले करीब 10 दिनों में स्थिति पूरी तरीके से साफ होगी। वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल कूटनीतिक रिश्ते को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन अगर ईरान के साथ चल रही बातचीत असफल रहती है तो अमेरिका को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान पूरे पश्चिम एशिया की स्थिति को खतरे में नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमें शायद इसे एक कदम आगे लेकर जाना चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष बातचीत जो है वो फिर से शुरू हुई है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव लगातार चला आ रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान आपको बता दें कि ये चीज़ें काफ़ी बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं। तो कुल मिला के अगर अभी इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो आने वाले समय में एक बड़ा संकट यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।